हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने लास्ट लेक्चर तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिनिश किया और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे जितने भी क्वेश्चंस थे पॉसिबल वो सब हमने टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे शुरू करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, compounds having same molecular formula, same structural formula, compounds having same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atoms or groups in 3D space, in three-dimensional space, are called stereoisomers. And the phenomena is known as stereoisomerism. तो बेटा इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं अपन कि क्या इसकी डेफिनेशन है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे दोनों ही सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी कैन से सेम है। बट कंपाउंड में जो ग्रुप्स होते हैं या एटम्स होते हैं, मे बी अराउंड द डबल बॉन्ड। एक एग्जांपल यदि हम ले तो अराउंड द डबल बॉन्ड यहाँ पे जो ग्रुप्स या एटम्स रहेंगे उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी वो अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, बट 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ इसमें यदि जस्ट एन एग्जाम्पल यदि हम देखें तो बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट एक एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो यहाँ पे मे बी सी डबल बॉन्ड सी इस तरह से हम लेते हैं, तो मे बी यहाँ पे हम ले सकते हैं Cl और यहाँ पे ले सकते हैं H। तो आप देख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड आप देख सकते हो कि दोनों जो Cl है जो कि सेम ग्रुप है और समटाइम सिमिलर भी होते हैं, तो सेम ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड आ गए, तो इसको अपन बोलते हैं सीस आइसोमर। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड यदि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स की लोकेशंस को या अरेंजमेंट को चेंज कर दें, Cl और हाइड्रोजन जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में हम चेंज कर दें तो उससे हमको एक दूसरा आइसोमर मिलेगा। अब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर Cl है और यहाँ पे हमने इसलिए लिया H की अरेंजमेंट को हमने कोई रखा, बट इसको यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लेके आए, तो इस तरह से भी हो जाएगा, तो H और यहाँ पे Cl। और आप देखते हो कि डबल बॉन्ड के अराउंड आप देख सकते हो कि जो सेम ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में, तो यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। अब सीस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, बट इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसमें एटम्स की और समटाइम इन अनदर एग्जांपल ग्रुप्स की अरेंजमेंट क्या होगी, चेंज होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स, अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम। क्यों स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन से एक Cl और एक अटैच देख रहे हो और यहाँ पे उसी कार्बन से फिर से एक Cl और एक हाइड्रोजन अटैच है। मतलब आपने कुछ किया नहीं है, मतलब आपने ऐसा नहीं किया कि इस पर्टिकुलर Cl को उठा के आपने इस कार्बन पे अटैच कर दिया, ऐसा नहीं किया। आपने ग्रुप्स की लोकेशन चेंज की है, अरेंजमेंट चेंज की है, बट उसी कार्बन से कनेक्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे भी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक Cl अटैच है और इस कार्बन से इस स्ट्रक्चर में भी वही Cl और वही H फिर से अटैच है। मतलब आप देखते हो कि कार्बन से अटैच होने वाले जो ग्रुप्स है या एटम्स है वो सेम ही है, ओनली उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज डिफरेंट है। तो सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, बट लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम टू सेम है, तो स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। अब सपोज यदि हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कोई एग्जांपल उठा के देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मे भी अपन इस तरह से देख सकते हैं कि मे भी यहाँ पे एक OH ग्रुप है, सो दिस इज प्रोपेनॉल
तो यदि हम इस तरह से करें कि इस पर्टिकुलर कार्बन से OH ग्रुप को उठा के इस कार्बन पे शिफ्ट कर दे, इस रेजिड्यू कर दे, तो अब आप देखते हो कि सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन चेंज हो चुकी है। ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन से अटैच था और अब वो फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन से अटैच है। मतलब आपने उस पर्टिकुलर ग्रुप को उठा के एक कार्बन से निकाल के दूसरे कार्बन पे अटैच कर दिया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, बट इस केस में आपने ऐसा नहीं किया है। इस केस में आपने इस पर्टिकुलर Cl को उठा के उसी जगह पे रखा है, सिर्फ उसको यहाँ रखते हुए यहाँ रख दिया, पर अटैचमेंट उसी कार्बन से है। तो इसीलिए अटैचमेंट आपने ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को उठा के आपने इस कार्बन पे अटैच कर दिया या इस पर्टिकुलर कार्बन का एक हाइड्रोजन उठा के इस पे अटैच कर दिया। मतलब आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट को उठा के किसी और लोकेशन पे लेके नहीं गया, किसी और कार्बन एटम पे या किसी और एटम से अटैच नहीं किया, तो इसलिए स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे कार्बन से एक Cl और एक अटैच है और यहाँ पे वही अरेंजमेंट है, यहाँ पे वही अटैचमेंट है, वही एटम से उसी कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ओनली आपने क्या किया कि उसकी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो बदल दिया। तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि अरेंजमेंट बदली है आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट उठा के एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर अटैच नहीं किया है, तो इसलिए अरेंजमेंट जो है वो चेंज होगी। बट यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन चेंज नहीं की है, सब्स्टिट्यूएंट को किसी एक एटम से उठा के दूसरे एटम पे अटैच नहीं किया है, इसलिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आइसोमरिज्म में सेम ही होता है, बट स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सेम है। और इसीलिए ओनली 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट जो है डबल बॉन्ड से अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट है। तो ऐसे 2 कंपाउंड्स या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, बट ओनली 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे पर्टिकुलर आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और यदि आप स्ट्रक्चर से इसको कंपेयर करोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। हमने इस पर्टिकुलर OH को उठा के फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे अटैच कर दिया, मतलब हमने सब्स्टिट्यूएंट को किसी और कार्बन पे लेके गए हैं, तो स्ट्रक्चर उससे चेंज हो चुका है। तो ऐसा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। बट ये जो हमने एक्टिविटी यहाँ पे जो चेंजेस की है, उस तरह के चेंज हम इसमें नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच्ड है वो उसी पर्टिकुलर एटम से अटैच होता है जिससे वो पहले अटैच है, या सभी आइसोमर्स में अटैच है। तो इसलिए ओनली 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट चेंज की है, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर फिर चेंज नहीं होगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ व्हाट ग्रुप्स और आइटम्स अराउंड दी डबल बॉन्ड वी कैन से। तो अरेंजमेंट चेंज की है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। नाउ अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, उस बेसिस पे इसमें 2 टाइप्स होते हैं। अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हो। सपोज दैट अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में सब्स्टिट्यूएंट की अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए इफ यू आर ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग द बॉन्ड, देन इस पर्टिकुलर केस में जो हमको टाइप मिलता है स्टीरियो में, दैट इज नोन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। यदि आप एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में भी, यहाँ पे इस एग्जांपल की हम बात करें तो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांस में से को सिस में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। हम देखेंगे कि ऐसे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम चेंज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसके अराउंड घुमाएंगे, एंड अगेन पाई बॉन्ड जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होगा। तो पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं एंड अगेन पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ब्रेकिंग होती है पहले पाई बॉन्ड की, एंड अगेन रीमेकिंग होती है। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग और रीमेकिंग के थ्रू हम आइसोमर्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहाँ पे इंटर कन्वर्जन के लिए हम बॉन्ड्स का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग इन्वॉल्व रहता है, ऐसे पर्टिकुलर केस में जो स्टीरियो आइसोमरिज्म का हमको टाइप मिलेगा, दैट विल बी व्हाट कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म। और जहाँ पे हमको एक आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट करने के लिए या आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने के टाइम पे बॉन्ड का ब्रेकिंग या मेकिंग इन्वॉल्व ना हो, ओनली रोटेशन इन्वॉल्व होता है, जो कि होता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। तो सिग्मा बॉन्ड यदि होता है वहाँ पे रोटेशन हम कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, और रोटेशन करके एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहाँ पे आइसोमर्स को एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती,
ओनली बॉन्ड के अराउंड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना पड़ता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग और रीमेकिंग इन्वॉल्व नहीं हो, तो ऐसे केस में हमको स्टीरियो आइसोमरिज्म में एक पर्टिकुलर टाइप मिलता है जिसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो इस तरह से आप देखते हो कि बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व है या नहीं है, इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए यदि आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है तो उससे अपने को एक पर्टिकुलर टाइप स्टीरियो आइसोमरिज्म का मिलेगा, और वो मिलेगा कौन सा, कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म। तो इस बेसिस पे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो टाइप देख सकते हैं। पहला जो है दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। सो दिस इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। सेकंड वाला जो टाइप होता है दैट इज नोन एज कन्फॉर्मेशनल, दिस इज कन्फॉर्मेशनल, और जिनको हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो इस तरह से आइसोमरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन कि आपको आइसोमर्स को इंटर कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। तो यदि आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, और यदि बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है फॉर इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू आइसोमर्स, तो वहाँ पे सिर्फ रोटेशन इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं रहता, तो ऐसे केस में होता है कन्फॉर्मेशनल। नाउ कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म में दो टाइप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर होता है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एंड सेकेंड होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इस तरह से कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म में दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो चलो एक एक करके हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। सुनो, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दो टाइप हमने देखे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, उसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आइसोमरिज्म प्रोड्यूस कैसे होती है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में हम देखते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो एक्चुअली सिग्मा और पाई बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और किस तरह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो इसको हम थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका यदि जनरली जो अल्कीन्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, या पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम एंड 2s2 2p2। तो इस पर्टिकुलर केस में ग्राउंड स्टेट है ये। ग्राउंड स्टेट में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसका एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, ये हो जाएगा 2s एंड हियर इट विल बी 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये हो जाएगा दिस इज 2px 2py एंड 2pz। now हमको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं वो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसलिए यहाँ पे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये बन जाएंगे अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। these are sp2, these are 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड लास्ट वाली जो 2pz है दैट विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे होगा ये दिस इज 2pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब कार्बन जो है ये है हमारा कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम के अंदर आप देख सकते हो एक कार्बन के साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और एक जो है 2pz वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एस केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया हुआ है और कंसेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है। बट एक ही एग्जाम है बेंजाइन करके जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, बट जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड से, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड से 1 2 और 3। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर लेगा। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ से एक सिग्मा बनेगा हाइड्रोजन के साथ, फिर एक सिग्मा बनेगा हाइड्रोजन के साथ और फिर एक और सिग्मा बनेगा एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ। मतलब ये कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और तीसरे कार्बन एटम से तीसरा सिग्मा बनाएगा, ये वाला दिस।
तो ये sp2 sp2 और sp2 ऐसे 3 sp2 से 3 सिग्मा बन गए। अब ये कार्बन पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2pz को यूज करेगा। तो 2pz का यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से मे बी हम सिग्मा बॉन्ड बना दे पहले, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, मे बी हाइड्रोजन ले सकते हैं या कोई सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं इन जनरल। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे रहेगा एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, तो ये 3 सिग्मा तो यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, अब इसके पास से एक इस तरह का 2pz, दिस इज व्हाट 2pz, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन का भी सेम रहेगा, है ना, जैसे इस कार्बन का वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्बन है, तो जैसे इसका वैसे इसका रहेगा। तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज अगेन व्हाट 2pz, और इसका भी एक बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड। तो ऐसे करके हर एक कार्बन ने जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 2pz, अब वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस ओवरलैपिंग से, जिसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। बट अब आप देखते हो कि जब पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये सिस्टम जो है वो फ्रीज हो चुका है। क्यों? बिकॉज अब आप देख सकते हो कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज यदि आप रोटेशन करोगे तो उस रोटेशन से इन पर्टिकुलर 2pz ऑर्बिटल के प्लेन चेंज हो जाएंगे, मतलब एक ऑर्बिटल किसी और प्लेन में जाएगा, दूसरा किसी और प्लेन में जाएगा, और सेम प्लेन में यदि नहीं होते तो फिर लेटरल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, और इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब यदि आप इस पर्टिकुलर को बिना बॉन्ड ब्रेक किए यदि आप इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे आप देखते हो कि इस पर्टिकुलर को यदि हम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हैं तो ये ऐसा रोटेट कर दिया, तो ऐसा रोटेट में भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इस तरह के ऑर्बिटल से, है ना, इस तरह के ऑर्बिटल से इन दोनों में क्या है, यहाँ पे वैसे कर सकते जाओ, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है, और इधर इन दोनों में ओवरलैपिंग है, यहाँ पे इस तरह की ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब सपोज हम इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर दें तो रोटेशन से इस तरह से हो जाएगा, तो एक ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे चले गया और एक ऑर्बिटल यहाँ पे चले गया। अब इनके प्लेन चेंज हो चुके हैं तो इनमें लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, मतलब वहाँ पे पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मतलब वो कंपाउंड ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जब तक यहाँ पे पाई बॉन्ड है तब तक रोटेशन जो है वो नहीं हो सकती। यदि आप रोटेट करोगे तो फिर पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, मतलब दोनों में से एक टू रहेगा। यदि आपको पाई बॉन्ड को वैसे रखना है तो रोटेशन नहीं करता है, बिकॉज रोटेशन जैसे ही आपने इसको इस पर्टिकुलर के अराउंड सिग्मा बॉन्ड को मान लो इस तरह से रोटेट कर दिया तो ये बॉन्ड, ये ऑर्बिटल आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा, और इस तरह से आप देख सकते हो कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल की जो लोकेशन है मे बी एक जो है वो इस तरह से रहेगा और एक ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये यदि आप इन चीज़ों को रोटेट कर देते हो तो रोटेशन से आप देख सकते हो कि इस तरह से यदि आप रोटेट कर दोगे तो रोटेशन से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर दिया तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आपने मान लो इसको क्या कर दिया, इसको मे बी आपने रोटेट कर दिया। रोटेशन से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो 2pz ऑर्बिटल है इनके प्लेन चेंज हो जाएंगे, वो सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, और डिफरेंट प्लेन में होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए कंपाउंड ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब यदि आपको पाई बॉन्ड को इंटेक्ट रखना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, मॉलिक्यूल को वैसा ही रखना है, तो आपको रोटेशन नहीं करते हैं। सो देयरफॉर wherever is pi bond is formed, pi bond is present in the organic molecule, there is a restricted rotation। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है, पाई बॉन्ड के कारण वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे, और वो फ्रीज हो चुका है, वो पूरा सिस्टम फ्रीज हो चुका है। और इसी फ्रीज हुए सिस्टम में आप देखते हो कि यहाँ पे 2 जोन्स बन चुके हैं, एक ये जोन है और एक ये जोन है। यदि आप रोटेशन नहीं कर सकते तो रोटेशन नहीं करोगे तो वो जो पार्ट है डबल बॉन्ड का जो पार्ट है वो फिक्स्ड हो जाएगा, वो जो है वो फ्रीज हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, और फिक्स्ड डबल बॉन्ड के अराउंड फिर 2 जोन्स बन जाएंगे। तो इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होंगे, मतलब सिग्मा के साथ में पाई बॉन्ड होगा, वहाँ पे हम रोटेशन नहीं कर सकते बिकॉज पाई बॉन्ड उससे ब्रेक हो जाएगा और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जब होता है तो वहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और उसी फ्रीज होने के कारण इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये 2 जोन्स बन जाएंगे, डबल बॉन्ड के अराउंड 2 जोन्स बन जाएंगे इस पर्टिकुलर जोन में, और इस पर्टिकुलर जोन में हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को रख सकते हैं। तो यदि सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट सेम जोन में आ जाए, यदि सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट सेम जोन में आ जाए तो वो हो जाएगा सिस। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए तो दोनों Cl एक ही जोन में आ गए, डबल बॉन्ड के एक साइड आ गए, एक ही जोन में आ गए, डबल बॉन्ड के अराउंड 2 जोन्स बन गए, एक इधर का जोन है एक नीचे का जोन है।
तो ऊपर के जोन में यदि सेम ग्रुप्स आ जाते हैं, सिमिलर ग्रुप्स आते हैं, तो वो हो जाएगा सिस। और सपोज इस तरह से हुआ कि आपने इस सीएल को यहाँ रखा है और दूसरा जो सीएल है वो दूसरे जोन में आ गया, मतलब अपोजिट जोन में आ गया। एक सीएल एक जोन में है, एक सीएल जो है वो एक जोन में है और दूसरा सीएल जो अपोजिट जोन में है। तो इस तरह से सेम ग्रुप्स या सिमिलर ग्रुप्स जो है वो अपोजिट जोन्स में होते हैं अराउंड द डबल बॉन्ड, तो उस केस में होता है ट्रांस। तो यहाँ पे यदि आप सेम जोन में रखोगे सब्स्टिट्यूएंट को, मे बी यहाँ पे सीएल सीएल, एक ही जोन में यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सिस, और अपोजिट जोन में सेम सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सिमिलर ग्रुप यदि डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में आ गए, अपोजिट जोन्स में आ गए, तो वो हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो ऐसे करके सीस इन ट्रांस आइसोमरिज्म हमने अल्कीन में किया। बट ये चीज ध्यान रखें, इसमें कंसेप्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वी आर गेटिंग दी टू जोन्स अराउंड द डबल बॉन्ड, और उसी जोन्स में फिर आप किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट रखते हो उसी बेसिस पे अपने को सीस और ट्रांस आइसोमरिज्म मिलती है। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि क्या इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड जोन हो, डबल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो क्या हर जगह सीस और ट्रांस आइसोमरिज्म शो होती है? तो नहीं, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं इस तरह की आइसोमरिज्म को शो करने के। क्या कंडीशंस होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कौन से डबल बॉन्डेड सिस्टम में आपको सीस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो शो हो सकती है। तो इसकी कंडीशंस है, यदि आपने में भी इस तरह का डबल बॉन्ड है तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट में भी ए और बी ले लिया और एक्स और वाई ले लिया, सो इस तरह का यदि कंपाउंड होता है तो वहाँ पे सीस ट्रांस आइसोमरिज्म शो हो जाएगी। बट मे बी यदि आप इस तरह से करते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, डबल बॉन्ड का हर एक कार्बन, उस कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन है, हर एक कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है यदि वो सेम हो जाए, मे बी एक कार्बन पे अलग हो पर दूसरे कार्बन पे सेम हो जाए, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं हो सकती। यदि हम देखते हैं इस तरह से भी कि मे बी एक कार्बन के ऊपर अलग हो और दूसरे कार्बन के ऊपर यदि सेम हो जाए, तो भी यहाँ पे शो नहीं हो सकती, तो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो वो शो नहीं होगी। मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन से, डबल बॉन्ड से लिंक जो कार्बन है, हर एक कार्बन के ऊपर जो दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। और यदि आप इस तरह से भी ले सकते हो कि मे बी डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पे आपने ए ले लिया और यहाँ पे एक्स ले लिया, सो ये तो बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो मे बी दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड दोनों कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, या फिर किसी एक कार्बन पे भी सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, तो भी इस तरह की आइसोमरिज्म शो नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन है कि कौन से कंपाउंड शो करेंगे और कौन से नहीं। तो इसके ऊपर से सिंपल एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और बाकी की बुक्स में भी क्वेश्चन दिए हुए, और यदि इस तरह का होता है तो ये वाला शो करेगा। इस कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन पे भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो वो शो हो सकती है। ठीक है, तो चलो, मे भी आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। जस्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक हमने डिस्कस किया, शुरुआत की है, और अब अगले लेक्चर में हम इस चीज़ को डेप्थ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।